तो हम लोगों ने फोर्स के दोनों टाइप के बारे में जानकारी ले ली है। फोर्स में हमने अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स के बारे में जानकारी ली। तो अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स के बाद अब हमारा शुरू होता है लॉ ऑफ मोशन। तो हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट किसने किया, लॉ ऑफ मोशन का बताया किसने, तो इसका जो श्रेय जाता है वो गैलीलियो गैलीली को जाता है। उन्होंने लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने एक बात कही जिससे आप कुछ समय तक सहमत रह सकते, लेकिन कई जगहों पर यह बातें गलत हुई। तो उन्होंने कहा क्या कि जब गैलीलियो आए उन्होंने ये कहा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, ध्यान रखिएगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगा के उसको मूव कर रहे होते हैं तो उस पर किसी अन्य टाइप का फोर्स अप्लाई नहीं होता है, अर्थात उस पर कोई और फोर्स काम नहीं करता। ठीक है, अब इस बात पे ध्यान रखें, गैलीलियो गैलीली ने कहा था, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो गैलीली, इन्होंने कहा कि इफ द ऑब्जेक्ट मूव कांस्टेंट देन no other forces are working on it। तो इन्होंने अपनी तो बुद्धि लगा करके बता दिया कि भाई अगर आप कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, कोई फोर्स काम नहीं करता है, लेकिन ये चीजें गलत है। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने ये कहा ना कि भाई कोई भी चीज आप मूव करवाते हो तो फ्रिक्शनलेस तरीके से काम करते हो, कोई फ्रिक्शन काम ही नहीं कर रहा है। बाद में हम लोग फ्रिक्शन जानेंगे, लेकिन आप किसी चीज को, मान ली एयर है, एयर जब बहती है तो उसकी आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनाई देने का कारण क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति एक दूसरे से रगड़ रही होती है, मतलब कहीं ना कहीं फ्रिक्शन हो रहा होता है, इसी वजह से वहां फ्रिक्शन दिखाई देगा। किंतु इन्होंने गैलीलियो ने क्या कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसके पास कोई भी या किसी भी प्रकार का फोर्स अप्लाई नहीं होता है। लेकिन ये बात सरासर गलत है, ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल, बताया मैंने कि जब अगर एयर है, एयर मूव कर रही है, भाई हवा है मूव कर रही है, आवाज सुनाई देती, क्यों सुनाई देती, कारण बस इसी चीज का है कि हवा जब किसी के साथ बहती है, भाई हवा है, किसी जगह जगह से गुजरेगी, किसी के संपर्क में आएगी तो क्या करेगी, उसको महसूस कराएगी, फोर्स अप्लाई करवाएगी, तो जो लगेगा उसके बस क्या कहलाता है, एक फ्रिक्शन बनाता है। उसी फ्रिक्शन की वजह से हमें क्या होता है कि कोई भी चीजें महसूस होती हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिस पर किसी, जब कोई दो सरफेस है, दो सरफेस जब एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, रगड़ती हैं या एक दूसरे ऊपर चलती है, तो क्या होता है, एक फोर्स लगता है दोनों के बीच में, वही फोर्स क्या कहलाता है, फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। हवा भी यही करती है, भाई जब मूव करेगी किसी से रगड़ेगी, जब रगड़ेगी जब किसी टच में आएगी तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड होगा ही होगा। और फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होने पर ऐसी चीजें होती हैं। और फ्रिक्शन जब भी है, ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन जब भी है तो उस दौरान वो एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे फोर्स अप्लाई कैसे करेगा। तो इन्होंने क्या कहा था कि मोशन करता हुआ जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है कांस्टेंट तरीके से तो उस पर कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये किसके द्वारा है, गैलीलियो गैलीली के द्वारा है। लेकिन बाद में इस चीज को का खंडन किया गया, किसके द्वारा, इट इज क्रिटिसाइज्ड आफ्टर द फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन के बाद इसको कैटेगराइज, सॉरी क्रिटिस में किया गया, फ्रिक्शन है तो हम क्यों मान के चले इन बातों को। तो उन्होंने इस चीज को गलत सिद्ध किया, और जब गलत सिद्ध किया तो एक प्रकार के नए नए थ्योरीज आई और न्यूटन फिर आ गए और न्यूटन ने इसके बारे में जानकारी दी। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ मोशन के अनुसार क्या कह रहा है, उन्होंने यही कहा कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, जब तक कोई ऑब्जेक्ट, जब तक कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप में है तो स्टॉप पे ही रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और जैसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा वैसे वो क्या हो जाएगा, उसके ऑब्जेक्ट उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। तो इन्होंने फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के आधार पर इसकी बातें की। उन्होंने ये कहा कि न्यूटन्स ने, लिखेंगे द
ऑब्जेक्ट रिमेन इन रेस्ट और मोशन, हटेगा जब तक वो रेस्ट या फिर मोशन में रहेगा, रेस्ट और मोशन until the external force not applied। तो तब तक रेस्ट में रहेगा मोशन है जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे उस पर अप्लाई फोर्स आप कर देंगे तो क्या करने लग जाएगा, उसका सेट या एक्स्ट्रा जो प्रोसीजर रहेगा वो चेंज होता चला जाएगा। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मोशन, या इसी को हम लोग नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के भी नाम से भी जानते हैं। अब लॉ ऑफ इनर्शिया का कैसे काम चलता है मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूं। अब होगा क्या, मान लिया जाए कि आपके पास लेट्स एक कार है और ये कार क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, और ये स्ट्रेट लाइन में चल रही होगी, और तब तक स्ट्रेट लाइन में चल दी गई, ये मूव कर रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये मूव कर रही है, मूव करती रहेगी। अब कब तक मूव करती रहेगी, जब तक आप ब्रेक नहीं लगाएंगे। जैसे ही ब्रेक लगाएंगे, और जैसे ही आप इसमें ब्रेक लगाएंगे क्या हो जाएगी, ब्रेक लगाने से ये रुक जाएगी, और जब यहाँ पे रुक जाएगी तो ये रेस्ट में चली जाएगी, और जैसे ही रेस्ट में गई तो हमने क्या किया, फोर्स लगाया। जब तक फोर्स नहीं लगाई क्या करती, स्ट्रेट लाइन में चली जाती, कहीं चली जाती, आराम से स्ट्रेट लाइन में जाती। अगर इसको कहीं घुमाना भी होता है, अपने रास्ता से एक जगह से दूसरी जगह बदलना होता डायरेक्शन, तब भी आप क्या लगाते, फोर्स लगाते। तो स्ट्रेट लाइन में चली जाती कब तक, जब तक आप फोर्स नहीं लगाते तब तक ऐसा होता रहता। तो सिंपल सी बात है, फोर्स लगाने से क्या हुआ, हम इसके अंदर एक्सटर्नली चेंज कुछ ना कुछ कर पाए। अगर फोर्स नहीं लगाते तो वो रेस्ट का रेस्ट ही रहता, या फिर मोशन में करता है तो मोशन ही करता रह जाता। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इनर्शिया क्या कहते हैं, ध्यान रखें हिंदी वालों के लिए, इसको हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम। इसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व का नियम का उपयोग कहाँ पे, या कैसे लॉ ऑफ इनर्शिया का यूज कहाँ है, तो इसके एप्लीकेशन ले लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो पहली चीज इसका एप्लीकेशन यहीं पे होता है कि when a person sit on the seat of bus, when driver applied brake, the person comes forward। तो क्या करते हैं, फॉरवर्ड अर्थात आगे को खसकाता है। जैसे आप क्या करते हो, ब्रेक लगाते हो। इसी का उल्टा बात कर लेते हैं, when a person sit on the seat of bus, when driver start the bus, the person comes backward। तो जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं तो आगे को चलाता है, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक बस को स्टार्ट कर क्या करता है, वो पीछे को चलाता है। इसको आप कैसे देख सकते हो, मान लिया कि आप ये किसी एक सीट पर बैठे हो, तो जब आप सीट पर बैठे होते तो इस समय आप कैसे चले गए, रेस्ट में हो गए। रेस्ट में क्यों हो गए, क्योंकि अगर बस रेस्ट में है, अगर ये भी रेस्ट में है, तो आप क्या गए, बस के रेस्ट होने के रेस्ट में आप भी रेस्ट में चले गए।
और रेस्ट में जब चले गए तो बस क्या हुई, बस भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में। अचानक से बस जब स्टार्ट हुई तो बस को स्टार्ट होने पर बस आगे की ओर गई, बस आगे की ओर बढ़ती है, लेकिन आप कैसे रह जाते हो, रेस्ट में ही रह जाते हो। आपको भी मूव करना पड़ेगा तुरंत उसके रिस्पेक्ट में। और जैसे आपके अंदर मूवमेंट आएगा, जैसे आप मूव करना उसके रिस्पेक्ट मूव करना शुरू करोगे, वैसे आप क्या करेंगे, पीछे की ओर हल्का सा खसक जाते हो। और जैसे आप पीछे को जाते हो तो हम लोग कह देते हैं कि जैसी गाड़ी स्टार्ट हुई आप क्या करते हो, हल्का सा पीछे खिसक जाते हो, पीछे चले जाते हो। तो ये क्या होता है कि जब आप कोई पर्सन बस में बैठा हो या फिर ब्रेक लगे या फिर गाड़ी स्टार्ट हो, ब्रेक लगेगी तो आगे की ओर जाएगा, स्टार्ट होगी तो पीछे की ओर आएगा। अगली चीज दे लेते हैं, रिमूव डस्ट फ्रॉम द डर्टी क्लॉथ। तो जब गंदे कपड़े होते, गंदे कपड़ों से जब सफाई की जाती है तो किसकी वजह से हो पाती है, आपको रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से हो पाता है, सॉरी लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से हो पाता है। कैसे, आपके पास ये गंदे कपड़े हैं, इस गंदे कपड़े पे डस्ट है, ये सब हो गया डस्ट। अब इस डस्ट को क्या किया जाए, साफ सफाई की जाए, तब क्या करेंगे, एक स्टिक लेंगे और जैसे इस स्टिक से इसको बीट करना शुरू करेंगे, बीट करने पर कपड़ा किस में चला जाएगा, मूव में चला जाएगा। और कपड़ा जब मूव में चला जाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में डस्ट किस में रह जाएगा, ये रेस्ट में ही रह जाएगा। और जैसे ये रेस्ट में रहेगा तो अपने आप अपनी जगह पर रह जाएगा, जिसकी वजह से ये उड़ना शुरू कर देगा। और इसी की वजह से बार बार पीटने पर जो इसमें गंदगी होती है क्या उड़ने शुरू कर देती है। इस तरीके से हो जाता है। एक चीज और ले सकते हैं, जैसे plucking the fruit फ्रॉम द ट्री। जब आप ट्री से क्या करते हो, क्या क्या किसी भी चीज को तोड़ते हो, तोड़ने का दो तरीके कर सकते हैं, उसको हाथ से तोड़ सकते हो या फिर क्या करते हैं कि डाली को हिला करके तोड़ा जा सकता है। तो डाली को हिलाने का सेम प्रोसीजर यही रहता है। मतलब अगर आप मान लेते हैं कि ये एक डाली है और इस डाली पर कहीं एक पत्ती बना देते हैं और कहीं पर एक फ्रूट लगा हुआ है, मान लो 2 लगे हैं ये। अब क्या करोगे, आप इस डाली को पहले हिलाइए, जैसे आप इस डाली को आप क्या करते हो, मूव करना शुरू करते हो, एक दूसरे जगह आगे पीछे हवा चलनी शुरू हो जाती है। तो हवा से डाली क्या करती है, हिलने लगती है। और जब डाली से हवा हिलने लगेगी तो इसके हिलने की वजह से ये जो फ्रूट है ये उतनी जल्दी मूव नहीं कर पाता जितनी तेज से डाली मूव कर रही है। इसके रिस्पेक्ट अगर ये मुंह में चला गया तो इसके रिस्पेक्ट में ये कुछ समय के लिए रेस्ट में ही रहेगा, कुछ समय के लिए। और जितने समय के लिए रेस्ट में रहेगा उतने समय में क्या चला जाएगा, नीचे को गिर जाएगा, खत्म। अगर पेड़ से नीचे गिर जाए, जब पेड़ से नीचे गिर जाए तो हम कह सकते हैं इसको हमने तोड़ लिया या फिर इसको गिर गया। तो इस तरीके से हम अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो अब इसके नोट्स बनाए, अगले टॉपिक में बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की।